ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 106। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जीजी मुस्कुराए और युनचे से बोले हो लो थोड़ी चाय पियो। युनचे ने एक ही घूंट में चाय पी ली और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर जी की चाय एक खजाना है, लेकिन मैंने इसे बर्बाद कर दिया क्योंकि मुझे चाय छकने की कला का ज्ञान नहीं है। अब आगे जीजी के साथ बात करते हुए युनचे को समझ आ गया था कि ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की असली पावर पैसा नहीं, बल्कि कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उनके गहरे कनेक्शंस थे। जब जीजी ने उससे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के लिए उसके प्लान्स के बारे में पूछा तो युनचे से एक ऐसी डेंजरस ऑरा निकली कि आसपास का टेम्परेचर ही गिर गया। उसने ठंडे से प्रॉमिस किया कि ब्लू विंड नेशन पर हुए जुल्म का वो 10 गुना हिसाब लेगा। जीजी को भी मानना पड़ा कि 3 साल पहले के मुकाबले अब वो युनचे के एक्शंस या उनके अंजाम का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकता था। कॉन्वर्सेशन का मूड तब बदला जब युनचे ने प्रिंसेस स्नो यानी फंग सुएर के बारे में पूछा। यह सुनकर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला कि सुएर पिछले 3 सालों से गहरी नींद में थी और अभी अभी जागी है। इससे आखिरकार उसके दिल का बोझ हल्का हुआ कि उसकी प्योर हार्टेड सुएर ने अपने सेक्ट को इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो बेबस थी। लेकिन सुकून का यह पल तब टूटा जब उसने चू युछान के बारे में सवाल किया। जीजी ने बताया कि 10 महीने की जबरदस्त खोज के बाद भी उन्हें चू युछान का कोई सुराग नहीं मिला और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो मर चुकी है। यह खबर सुनते ही युनचे का दिमाग फट गया। वो गुस्से और दुख में पागल हो गया। उसने स्टोन टेबल तोड़ दी, जीजी को कॉलर से पकड़ लिया और चीखते हुए इस सच को मानने से इनकार कर दिया। थोड़ा शांत होने पर माफी के तौर पर जीजी ने एक जरूरी इंफॉर्मेशन दी। युनचे और चू युछान के अफेयर की खबर फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि हेवनली सोर्ड विला के मास्टर लिंग युफेंग की जेलस वाइफ शुअनयुअन युफेंग थी। युनचे तुरंत समझ गया कि जीजी उसे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो हेवनली सोर्ड विला का एक बड़ा दुश्मन बन जाए। जीजी ने भी शांति से अपनी चाल मान ली और उन दोनों के बीच एक नया टेंस समझौता बन गया। मीटिंग खत्म होते होते युनचे ने कुछ बेहद रेयर और वायलेंट इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर दिया जिसके लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई। जब जीजी ने हैरानी से पूछा कि वो इनका क्या करेगा तो युनचे ने बस एक मिस्टीरियस डार्क रेड पिल टेबल पर रखी और उसकी ऑक्शन प्राइस का अंदाजा लगाने को कहा, जिससे वो पावरफुल गिल्ड मास्टर बिल्कुल चुप हो गया। जीजी ने जैसे ही उस पिल को अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से चेक किया, उसे एक जबरदस्त झटका लगा। उसे समझ आया कि ये एक ऐसी लेजेंडरी पिल है जो टायरेंट प्रोफाउंड रियल्म से नीचे किसी को भी डायरेक्ट रिस्क फ्री ब्रेक थ्रू दे सकती है, इफेक्टिवली सारे बॉटलनेक्स खत्म कर सकती है। उसका हजारों साल का ज्ञान हिल चुका था। जब युनचे ने पूछा कि क्या इसके बदले 200 ग्राम्स पर्पल वेंट डिवाइन क्रिस्टल्स मिल सकते हैं तो जीजी हंसा और एक उंगली उठाकर बोला, पूरा 1 किलोग्राम, क्योंकि सेक्रेड ग्राउंड्स के लिए टायरेंट रेल्म तक का रिस्क फ्री कल्टीवेशन का रास्ता अनमोल था। जैसे ही युनचे का चेहरा खुशी से खिला, उसने टेबल पर ऐसे ही 30 से ज्यादा पिल का ढेर लगा दिया। पूरा रूम एक रिच ओवरवेलमिंग मेडिसिनल खुशबू से भर गया। जीजी बस देखता रह गया, बिल्कुल हैरान। एक पिल पूरे कॉन्टिनेंट को हिला सकती थी और युनचे के पास उनका ढेर था। युनचे ने ब्लफ किया कि ये उसके मास्टर ने बनाई हैं और वो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी 3000 और बनवाने वाला है। ये नंबर सुनकर जीजी कांप गया। मौका देखते हुए जीजी ने एक डील ऑफर की, इनमें से 10 पिल मुझे ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड को बेच दो। मैं तुम्हें अभी के अभी 10 किलोग्राम पर्पल वेंट डिवाइन क्रिस्टल्स दूंगा और बाकी सबकी ऑक्शनिंग फी माफ। बदले में बस मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। युनचे मान गया और तुरंत पासा पलट दिया। उसने जीजी के ही अंदाज में अपनी रिक्वेस्ट रखी, मुझे उस जगह का नाम बताओ जहां नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर आखिरी बार देखा गया था। एक लंबी हैरान खामोशी के बाद जीजी मान गया, लेकिन एक गहरी चेतावनी के साथ। वो जगह थी मून स्लॉटर डेविल नेस्ट, सुप्रीम ओशन पैलेस के पास एक ऐसी फॉरबिडन आइलैंड जहां एक मोनार्क भी 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। वो जगह ओशन पैलेस द्वारा सील्ड थी और वहां यिन एनर्जी का एक आतंक फैला हुआ था। 1300 साल पहले वहां के एल्डर्स ने उस नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को देखा था, एक ऐसा डिमोनिक प्लांट जिसकी सिर्फ एक झलक रूह को जिस्म से खींच सकती थी। इतने इम्पॉसिबल ऑड्स के बावजूद युनचे वहां जाने के लिए डिटरमिन्ड था। डील फाइनल हुई और जाने से पहले जीजी ने युनचे को बताया कि वो आने वाली डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस की गेस्ट लिस्ट में है। अपना काम खत्म करके युनचे को एक प्रोफाउंड फॉर्मेशन तक ले जाया गया जहां वो लाइट के एक फ्लैश में फर्स्ट फ्लोर में अपने फादर इन लॉ स्याहुंगी के सामने आ खड़ा हुआ था। इमोशन से भरकर वो उनके घुटनों पर गिर गया।
इस दिल को छू लेने वाले रियूनियन के बाद युनचे ने आखिरकार सिया किंग्यू और सिया युआनबा की मां के बारे में पूछा। सिया होंगी ने 25 साल पुरानी एक दुख भरी कहानी सुनाई। उन्हें बर्फ के तूफान में एक खूबसूरत बेहोश औरत मिली थी जिससे उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, सिया किंग्यू और सिया युआनबा। लेकिन एक दिन उस औरत की यादें और उसकी सोई हुई पावर्स वापस आ गईं। अपने दुश्मनों से अपने परिवार को बचाने के लिए उसे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा और जाते जाते उसने कसम ली कि वो उसे कभी ना ढूंढे। जब युनचे ने पूछा कि वो कहां गई तो सिया होंगी ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर युनचे के होश उड़ गए। वो नाम था गॉड्स रेल्म। ये नाम युनचे पर बिजली की तरह गिरा। अब उसे अपनी बीवी और साले के हेवन डिफाइंग गिफ्ट्स का ओरिजिन समझ आ गया था। गिल्ड से निकलते वक्त उसके दिमाग में जैस्मिन की आवाज गूंजी। उसने युनचे को गॉड्स रेल्म जाने जैसे बेकार ख्यालों को तुरंत निकालने की सलाह दी और उसका ध्यान एक ज्यादा जरूरी राज पर खींचा। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड और सुप्रीम ओशन पैलेस के बीच का वो अजीब गहरा कनेक्शन। स्माइल युनचे के चेहरे पर फैल गई। वो पहले ही समझ चुका था ये गिल्ड ओशन पैलेस का सीक्रेट पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ सप्लाई चेन था। वो हंसा ये सोचते हुए कि कैसे जीजी ने दूसरों की बोली लगाने से पहले ही अपने सेक्ट के लिए 10 ओवरलॉर्ड पैलेट्स हासिल कर लिए थे। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को इतनी आसानी से मात देने के ख्याल से उसके अंदर गर्व की एक लहर दौड़ गई। वो कहता है तो आखिर में ये सेक्रेड ग्राउंड्स बस इतने ही हैं। हा 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 हा। उसकी हंसी जैस्मिन के बर्फीले हैस नेहनेस एंड हॉर्न से रुक गई। वो बोलती है तुम इन नीची शक्तियों को नीचा दिखाने के लिए एक हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर की बेइज्जती कर रहे हो। इतनी सी बात पर इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गर्व गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडी फोकस ने ले ली। उसकी नजर डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की तरफ मुड़ी। वो एक खतरनाक फुसफुसाहट में बड़बड़ाया तो फिर अब डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को उनके किए का कैसा अंजाम देना चाहिए? जैसे ही वो फीनिक्स सिटी के पास पहुंचा सेक्ट का दम घोंटू स्कोर्चिंग प्रेशर उस पर छा गया। एक गार्ड घमंड से चिल्लाया कौन है वहां? ये फीनिक्स सिटी है, आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं, तुरंत यहां से चले जाओ। एक और गार्ड ने आंखें सिकोड़कर देखा। वो कहता है अरे ये आदमी थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? युनचे की आंखें पतली लकीरों में बदल गईं। उसने एक धोखे से भरी नरम आवाज में कहा। हर शब्द एक मुश्किल से दबे हुए किलिंग इंटेंट से कांप रहा था। वो कहता है जाओ और अपने सेक्ट मास्टर फंग हेंगकोंग को खबर दो कि युनचे उससे मिलने आया है। एक गार्ड हकलाते हुए कहता है युनचे। यह नाम भले ही एक ऐसे आदमी का था जिसे 3 साल से मरा हुआ माना जा रहा था, फिनिक्स सिटी के गेट पर पहरा दे रहे 2 डिसाइपल्स के लिए एकदम बिजली की तरह गिरा। दाएं वाले डिसाइपल को अचानक याद आया कि यह चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। वो रैंकिंग टूर्नामेंट के समय गार्ड था, लेकिन शौक जल्दी ही उनके खून में बसी अकड़ में बदल गया। आखिर वो डिवाइन फीनिक्स के थे, 7 नेशंस में सबसे नोबल ब्लड लाइन। एक गार्ड पूछता है क्या वो मर नहीं गया था? कोई धोखेबाज है क्या? दूसरा ताना मारते हुए कहता है किसे फर्क पड़ता है, इसकी हिम्मत देखो, हमारे सेक्ट मास्टर से मिलने की मांग कर रहा है। और दोनों हंसने लगे। शायद यहां उस छोटे से तबाह हो रहे ब्लू विंड नेशन के लिए भीख मांगने आया है। युनचे हल्के से हंसता है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वो कहता है भूल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मैसेज पहुंचाने के लिए, मैं उसे खुद बुला लूंगा। उसके शरीर से क्रिम्सन गोल्ड फ्लेम्स निकलने लगीं। गार्ड्स की हंसी उनके गले में ही दम तोड़ गई जब उनके फीनिक्स रोब्स सुलगने लगे और आग पकड़ ली, जिससे वे चीखते हुए पीछे हटने लगे। गोल्डन क्रो फायर का एक पिलर सैकड़ों मीटर ऊपर आसमान में चला गया। वो शानदार गेट और ऊंचा फीनिक्स गॉड स्कल्पचर जो 5000 साल से सेक्ट की ताकत के प्रतीक थे, पिघले हुए स्लैग और मलबे की बारिश में बिखर कर टूट गए। फीनिक्स मेन हॉल के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण था। सेक्ट के कोर एल्डर्स इकट्ठे हुए थे। ब्लू विंड नेशन में 3 और एल्डर्स के अनप्रेसिडेंटेड लॉस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुख्य टॉपिक उनकी मौत नहीं थी, बल्कि एक आदमी की वापसी थी, युनचे। वे उसकी डरावनी नई ताकत और इस शक पर बहस कर रहे थे कि उनकी गायब हुई आर्मी के पीछे उसी का हाथ है। सेक्ट मास्टर फेंग हेंगकोंग अपनी बेटी फेंग शुएहर के युनचे के लिए प्यार की चिंता से परेशान होकर उसे खत्म करने के लिए एक ग्रैंड एल्डर को सेक्लूजन से बाहर लाने का भी सोच रहा था। एक ऐसा प्लान जिसे कई लोग बेकार का ओवरकिल मान रहे थे। तभी आसमान से गिरी बिजली जैसा एक बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। फेंग हेंगकोंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाता है, क्या हो रहा है? क्राउन प्रिंस फेंग सिमिंग अंदर घुसता है चिल्लाते हुए, फादर एम्परर, हम पर हमला हुआ है। गेट और फीनिक्स गॉड स्कल्पचर दोनों तबाह हो गए हैं। सभी एल्डर्स चिल्लाते हैं,
क्या? उनके चेहरे पीले पड़ गए। यह कोई हादसा नहीं था, यह सीधा सीधा उकसाने वाली हरकत थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता। आग के एक गोले की तरह फेंग हेंगकोंग शहर के गेट की तरफ तेजी से बढ़ा। 50 एल्डर्स गुस्से में उसके पीछे पीछे भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पूरी तबाही का मंजर देखा। गेट गायब था। स्कल्पचर, उनका 5000 साल पुराना गर्व, सुलगते हुए टुकड़ों का ढेर बन चुका था और उस मलबे के ऊपर गिरती हुई आग और रेत के बीच एक अकेला शख्स खड़ा था। फेंग हेंगकोंग की आंखें फैल जाती हैं। वो चिल्लाता है, युनचे, ये तुम हो। उसके ऊपर राहत की एक लहर दौड़ गई। जब तक ये 4 सेक्रेड ग्राउंड्स में से कोई नहीं है, फीनिक्स गॉड की मौत का राज सुरक्षित था। और अब जिस आदमी को वो खत्म करने का प्लान बना रहे थे, वो खुद उनके दरवाजे पर आ गया था और उन्हें उसे मारने का एक परफेक्ट बहाना दे गया था। युनचे अपने हाथ क्रॉस कर लेता है। उसके होठों पर एक घमंडी शैतानी मुस्कान थी जब उसने डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की पूरी ताकत का सामना किया। वो सार्केज्म से भरी आवाज में कहता है, सेक्ट मास्टर, हम 3 साल से नहीं मिले हैं। सोचा नहीं था कि आप इतने कर्टियस होंगे। जैसे ही मैं पहुंचा, आप और आपके सारे एल्डर्स मेरा स्वागत करने के लिए दौड़े चले आए। मैं सच में फ्लैटर्ड हूं। एम्परर की राहत गुस्से की एक सुनामी में डूब गई। वो गुर्राते हुए कहता है, युनचे, अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी जान देने के लिए इतने उतावले होगे। युनचे जोर से हंसता है, हा 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 हा। फिर उसका चेहरा एकदम बर्फ जैसा हो जाता है। वो कहता है, तुम आवारा कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रिटिसाइज करने की? 3 सालों से तुमने मेरे घर को रौंदा है और मेरे लोगों को काटा है। तुम पापों की बात करते हो। मैंने तो बस एक टूटा फूटा गेट तोड़ा है। तुमने जो खून की नदियां बहाई हैं, उसके लिए क्या तुम्हारे पूरे क्लैन की हड्डियों को हवा में लाखों बार बिखेर नहीं देना चाहिए? वो सेक्ट मास्टर पर उंगली उठाता है। वो कहता है, फेंग हेंगकोंग, अगर फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट ने तुम्हारे घिनौने कारनामों को देखा होता तो वो पर्सनली तुम्हारे क्लैन को खत्म कर देती। ज़ेयर का दिल बर्फ जैसा साफ है, लेकिन उसका बाप तुम्हारे जैसा है, घिनौना, एहसान फरामोश और एक जानवर से भी नीचा। तुम उसके पिता होने के लायक नहीं हो। हर शब्द एक जहरीला तीर था। फेंग हेंगकोंग का चेहरा थरथराने लगा और अपने बेहिसाब गुस्से में उसने मुंह से खून थूक दिया। वो अपनी कांपती हुई आवाज में हुक्म देता है, इसे तुरंत मार दो, इसे सीधा कुचल कर मार दो, इसकी लाश भी नहीं बचनी चाहिए। 4 पावरफुल एल्डर्स 4 दिशाओं से निकले। उनके कंबाइंड अटैक ने हवा में आग लगा दी। युनचे के चेहरे पर एक ताना भरी मुस्कान बनी रही जब वो आगे बढ़ा और ऐसा लगा जैसे वो 4 एक जैसे डरावने फिगर्स में बट गया हो। एल्डर्स ने इस आफ्टर इमेज ट्रिक पर हंसी उड़ाई, लेकिन उनके स्पिरिचुअल सेंसेस चिल्ला रहे थे कि चारों असली हैं। धमाके एक साथ मिलकर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ में बदल गए, लेकिन उन्होंने खाली हवा में वार किया था। जैसे ही चारों एल्डर्स लड़खड़ाए, असली युनचे एक इम्पॉसिबल एंगल से प्रकट हुआ। रोशनी की एक चमक, एक दबी हुई चीख और उसका हाथ एक गले पर कसा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और 14th प्रिंस फेंग सिलवो को जमीन से ऊपर उठा लिया। एक सांस के 10वें हिस्से से भी कम समय में उनके अपने किले के बीच उनकी पूरी ताकत से घिरे होने के बावजूद एक प्रिंस को हॉस्टेज बना लिया गया था। यह बेइज्जती एब्सोल्यूट थी। फेंग हेंगकोंग दहाड़ा, उसे छोड़ो। वो आगे बढ़ा, लेकिन ज्यादा पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो चिल्लाता है, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो हम तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर देंगे। युनचे ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? क्रैक! प्रिंस के गले से हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। फेंग हेंगकोंग चिल्लाया, रुक जाओ! उसका सारा कंपोजर टूट गया। युनचे ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में है और तुम अब भी मुझे धमकाने की हिम्मत रखते हो। मैं तुम्हारी बेवकूफी की तारीफ करूं या इस बेकार प्रिंस पर तरस खाऊं? यह देखते हुए कि धमकियां बेकार हैं, ग्रेट एल्डर ने बीच में दखल दिया। वो कहता है, अपनी शर्तें बताओ, हमारी डिवाइन फिनिक्स सेक्ट तुम्हारी मांगे पूरी करेगी। युनचे दहाड़ता है। उसकी आवाज प्रोफाउंड एनर्जी से भर गई ताकि पूरा शहर सुन सके। वो कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। 3 शर्तें मान लो। पहली, 30 दिन के अंदर तुम्हारी पूरी आर्मी मेरे ब्लू विंड नेशन से हट जाएगी, एक भी आदमी पीछे नहीं रहेगा। दूसरी, तुम फेंग हेंगकोंग पर्सनली मेरे ब्लू विंड नेशन के लिए एक माफीनामा लिखोगे जिसे पूरी दुनिया में अनाउंस किया जाएगा। तीसरी, तुम मेरे ब्लू विंड नेशन को 10 बिलियन पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स का मुआवजा दोगे। इन अजीब शर्तों ने सेक्ट को गुस्से से पागल कर दिया। फेंग हेंगकोंग का गुस्सा एक शैतानी हंसी में बदल गया। वो कहता है, इस एम्परर ने तुम्हें जीने का एक मौका दिया, लेकिन तुम जिद करके मौत मांग रहे हो। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर मेरे बेटे को मारने की हिम्मत है या नहीं। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि युनचे के हाथ से फ्लेम निकलने लगी।
फंग हेंगकोंग जम गया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गईं। इससे पहले कि वो चिल्ला पाता, फंग सिलवो का शरीर राख में बदल गया। युनचे ने अपना खाली हाथ पीछे खींचा। एक ठंडी शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर टिकी हुई थी जब उसने एम्परर की हैरान खौफजदा नजरों से नजरें मिलाईं। वो शांति से पूछता है, अब क्या? बोल, क्या कर लेगा तू? फंग सिलवो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का प्रिंस मर चुका था और ये कोई ऐसी वैसी मौत नहीं थी। युनचे ने उसे उसके पूरे क्लैन के सामने जलाकर राख बना दिया था। फीनिक्स एल्डर्स और डिसाइपल्स सब हैरान थे। उनका दिमाग इस सच को मानने से इनकार कर रहा था। भला प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है कि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के प्रिंस को ही मार दे? प्रिंस का फादर एम्परर फंग हेंगकोंग भी इस धोखे में था। उसने युनचे की शर्तें सुनी थीं और सोचा कि यह एक हारे हुए आदमी का ब्लफ है। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ वो युनचे की तरफ बढ़ा, ये सोचते हुए कि उसे युनचे की आंखों में डर दिखेगा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, उसकी दुनिया बिखर गई। युनचे ने पलक झपकाते ही उसके बेटे को खत्म कर दिया था। एक जानवर जैसी दहाड़ फंग हेंगकोंग के गले से निकली। आग सिर्फ उसके हाथों से नहीं, बल्कि उसके बालों के एक एक हिस्से से निकल रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। फंग हेंगकोंग चिल्लाता है, तू मरेगा! और आगे बढ़कर उसने प्रोफाउंड एनर्जी और आग का एक तूफान युनचे की तरफ छोड़ दिया। उसी वक्त ग्रेट एल्डर फेंग फेली, सेकंड एल्डर फेंग फेरन और क्राउन प्रिंस फेंग सिमिंग ने भी एक साथ हमला बोल दिया। उन्होंने प्रोफाउंड एनर्जी और फीनिक्स डोमेन्स का एक जाल सा बुन दिया ताकि युनचे उसमें फंस जाए और एम्परर के गुस्से का शिकार बन सके। एक भयानक धमाका हुआ। गुस्से में सेक्ट मास्टर के अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि उनके अपने ही हजारों डिसाइपल्स हवा में उड़ गए। उनकी चीखें आग के शोर में दब गईं। लेकिन उस आग के समंदर के बीच से एक फिगर बिना किसी खरोंच के ऊपर उठा। युनचे हवा में फ्लोट कर रहा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। युनचे कहता है, फंग हेंगकोंग, कैसा लगा अपने बेटे को मरते हुए देखकर? इतना दर्द हो रहा है कि मुझे चीर फाड़ देना चाहते हो, है ना? तो क्या तुम जानते हो, मेरे ब्लू विंड सिटीजन्स ने इससे लाखों गुना ज्यादा दर्द झेला है। फंग हेंगकोंग की आवाज गुस्से और नफरत से कांप रही थी। वो कहता है, आज ये एम्परर तुझे अपने हाथों से जरूर चीर देगा। 13 फीनिक्स एल्डर्स आसमान में उतर आए। उनकी टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म की फ्लेम्स ने पूरे आसमान को लपेट लिया। उन्हें लगा कि अब युनचे की चीखें सुनाई देंगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें उसकी पागलपन भरी हंसी सुनाई दी। युनचे जोर से हंसता है, हा 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 हा। फंग हेंगकोंग, मैं तो असल में परेशान था कि कहीं तुम मेरी शर्तें मान ना लो। ऐसा होता तो तुम्हारे बेटे को मारना मुश्किल हो जाता, लेकिन जैसा सोचा था तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। वो आगे कहता है, आज सिर्फ एक मरा है, कल मैं तुम्हारी सेक्ट को खुद को सुधारने का एक और मौका दूंगा, लेकिन तब शर्तें इतनी आसान नहीं होंगी और नाफरमानी का अंजाम एक जान से कहीं ज्यादा भयानक होगा। फंग फेली दहाड़ता है, तेरी मौत सामने है और तू ऐसी बातें कर रहा है, तू सपने देख रहा है। अगर तुझे लगता है कि तू यहां से जिंदा जा पाएगा। एल्डर्स ने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन इससे पहले कि उनके हमले युनचे तक पहुंचते, उसकी बॉडी एक इल्यूजन बन गई। उसके 5 हमशक्ल 5 अलग दिशाओं में निकल गए। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि एल्डर्स के अटैक्स सिर्फ हवा में लगे। जब तक उनका दिमाग कुछ समझ पाता, युनचे उनसे 100 मीटर दूर जा चुका था और उसकी हंसी गूंज रही थी। युनचे चिल्लाता है, फंग हेंगकोंग, अब से इस शानदार खेल का मजा लो जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। हा 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 हा। एल्डर्स ने उसका पीछा किया, लेकिन सिर्फ 3 सांसों के अंदर ही वो रुक गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उनके शरीर से उनकी सोल निकल गई हो। युनचे जा चुका था। उसकी स्पीड इम्पॉसिबल थी। एक एम्परर प्रोफाउंड रेल्म प्रैक्टिशनर ने मिड से लेट स्टेज टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म मास्टर्स के पूरे ग्रुप को एक झटके में पीछे छोड़ दिया था। ग्रेट एल्डर फेंग फेली के दिमाग में एक ख्याल आया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोचता है, ये तो एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग थी। वापस डिवाइन फेनिक्स सिटी में, जो अब पूरी तरह से केओटिक हो चुकी थी, फेंग हेंगकोंग ने ऑर्डर दिया कि हर डिसाइपल युनचे को ढूंढेगा, उसे देखते ही मार देना है। सेक्ट का पूरा नेटवर्क काम पर लग गया, लेकिन दोपहर से रात हो गई। युनचे का कोई निशान तक नहीं मिला। मीलों दूर ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के शांत माहौल में जीजी इस पूरे हंगामे को देख रहा था। उसे लगा था कि युनचे कोई स्टेटमेंट देगा, लेकिन एक प्रिंस को ही मार देगा। यह तो एक पागल का काम था। तभी एक आवाज उसके कान में आती है, युनचे मिल गया है। जीजी के पूछने पर स्काउट बताता है, शहर से 100 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में एक पहाड़ी पर, और उसने भेष भी नहीं बदला है। स्काउट की आवाज में हैरानी थी। वो आगे कहता है, लो, ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा था। इतनी बड़ी सेक्ट में हंगामा मचाने के बाद
वो आराम से सो रहा था। रिपोर्ट जारी रहती है। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के एक सोर्स का कहना है कि उसने जो मूवमेंट स्किल इस्तेमाल की थी वो लाइटनिंग जितनी तेज थी। उनका मानना है कि ये थीफ गॉड क्लैन की एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग थी। जीजी की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग तो थीफ गॉड क्लैन का एक सीक्रेट था जो सिर्फ बाप से बेटे को मिलता था। ये युनचे पर कैसे आ सकता है? जीजी ऑर्डर देता है, उस पर कड़ी नजर रखो, उसे परेशान मत करना, और फेन जुइचन नाम के उस आदमी पर भी नजर रखना। रात होने से डिवाइन फीनिक्स सिटी के अंदर का तूफान थोड़ा भी शांत नहीं हुआ। पूरे दिन युनचे की दीवानों जैसी लेकिन बेकार तलाश ने डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के डिसाइपल्स को गुस्सा, उदासी और बेइज्जती से भर दिया था। उन्होंने पूरा शहर उलट पुलट कर दिया था। लोगों के घरों और दुकानों में घुस गए थे, लेकिन उन्हें युनचे की परछाई तक नहीं मिली। जैसे ही आधी रात हुई, सर्च खत्म हो गई, लेकिन सेक्ट पर एक बहुत भारी टेंशन छा गई। वो हार गए थे और अब वो सिर्फ युनचे के लौटने और अपने वादे को पूरा करने का इंतजार कर सकते थे। फिनिक्स मेन हॉल के अंदर एम्परर फंग हैंगकॉन्ग बिना सोए खड़ा था। उसके चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा फैली हुई थी। एक एल्डर फेंग युनजी डरते हुए उसके पास पहुंचा। वो कहता है, एक दिन और एक रात हो गई है। अब 14th प्रिंस के फ्यूनरल का वक्त हो गया है। एम्परर के माथे पर बल पड़ गए, जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वो गुर्राता है, हमने अभी तक युनचे को नहीं पकड़ा है। हमें लुओर की सोल की शांति के लिए उसकी जिंदगी और उसका खून चाहिए। फंग युनजी ठंडी सांस लेता है। वो कहता है, कल हम तैयार नहीं थे, आज हम तैयार हैं। शहर के हर कोने पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही वो हमारे इलाके में कदम रखेगा, हमें पता चल जाएगा। हम बस उसके अपने जाल में फंसने का इंतजार करेंगे। उसने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, आह, बचाओ रॉयल फादर, मुझे बचाओ। यह दहशत में डूबी एक दर्दनाक चीख थी। अगले ही पल आधा किलोमीटर दूर एक पैलेस में धमाका हो गया। धुएं और फ्लेम के उस नजारे से एक फिगर निकला जिसने एक दूसरे फिगर को हवा में ऊंचा उठाया हुआ था। चीखें उस शख्स की थीं जिसे पकड़ा हुआ था। एक डिसाइपल हैरानी से चिल्लाता है, युनचे! 13th प्रिंस, ये 13th प्रिंस है। उनके उस भेद ना सकने वाले किले के बीच युनचे लौट आया था। उसकी गिरफ्त में फंग हैंगकॉन्ग का एक और बेटा 13th प्रिंस फंग सीचन था। युनचे की आंखें पतली आग जैसी लग रही थीं और उसके चेहरे पर वही ठंडी मजाक उड़ाती हुई मुस्कान थी, जैसे वो नीचे हैरान खड़ी सेक्ट को देख रहा हो। फंग युनजी की आंखें हैरत से बाहर निकलने को हो गईं। वो सोचता है, ये मुमकिन नहीं है। वो कब? उसके कुछ पल पहले के कॉन्फिडेंस से भरे शब्द अब राख जैसे लग रहे थे। युनचे सिर्फ शहर में नहीं घुसा था, वो उनके किले में घुस आया था और एक प्रिंस को उसके ही पैलेस से उठा ले गया था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। युनचे की आवाज गूंजती है, फंग हैंगकॉन्ग, हम फिर मिल गए। मुझे यहां तक आने में बड़ा मजा आया, लेकिन किसी ने भी मेरा स्वागत नहीं किया। तुम्हारी सेक्ट की मेहमान नवाजी सच में बहुत डिसअपॉइंट करती है। एम्पेरर का चेहरा बुरी तरह से हरा पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अपने दूसरे बेटे के जलने का सीन घूम गया। वो दहाड़ता है, युनचे, अगर तूने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो हम तुझे इससे लाखों गुना ज्यादा बुरी सजा देंगे। उसकी पूरी बॉडी गुस्से से कांप रही थी। युनचे हंसता है, हां, ये तो तुमने कल भी कहा था। कोई असर नहीं हुआ। जब तुम्हारे बेटे के मरने का वक्त आया तो वो मर गया। ग्रेट एल्डर फेंगफेली ने देखा कि एम्परर अपना कंट्रोल खो रहा है, तो वो बीच में बोला। वो अपनी इज्जत को एक तरफ रखकर कहता है, युनचे, तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। हम अपनी हार मानते हैं। 13th प्रिंस को आजाद कर दो और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट तुम्हारी कल की तीनों शर्तों को मानने के लिए तैयार है। युनचे की आंखों में एक जालिम सी खुशी चमकी। वो कहता है, ओ, कल की शर्तें? मुझे याद है, मैंने कहा था कि वो सबसे बड़ा मौका था जो मैं कभी दूंगा। तुमने तमीज से पेश आने से मना कर दिया। क्या तुमने बेवकूफी में यह सोच लिया था कि आज की शर्तें भी वही होंगी? फंग हैंगकॉन्ग की प्रोफाउंड एनर्जी फट पड़ी, जिससे उसके पीछे के 2 पिलर्स टूटकर गिर गए। फंग फेली ने उसे एक वार्निंग भरी नजर से देखा और दांत पीसकर बोला, ठीक है, तो बताओ आज की तुम्हारी शर्तें क्या हैं? युनचे झूठी तारीफ के साथ कहता है, शानदार। तो फिर ध्यान से सुनो। पहली, 25 दिन के अंदर तुम्हारी पूरी आर्मी मेरी ब्लू विंड नेशन से चली जाएगी और अगले 200 साल तक उसमें कदम नहीं रखोगे। दूसरी, फंग हैंगकॉन्ग अपने गुनाहों के लिए पूरी दुनिया से माफी मांगेगा और तुम सभी एल्डर्स मेरी ब्लू विंड इंपीरियल सिटी आकर माफी मांगो। तीसरी, तुम 20 बिलियन पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स मेरी ब्लू विंड नेशन को कॉम्पेंसेशन के तौर पर भेजोगे। शर्तें पहले से कई गुना ज्यादा कठोर थीं। कॉम्पेंसेशन डबल हो गया था।
डिसाइपल्स गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन युनचे अभी खत्म नहीं हुआ था। और चौथी शर्त, तुम रेड जेड सिटी को मेरी ब्लू विंड नेशन के हवाले कर दोगे। एक और प्रिंस की जान दांव पर लगी होने के बावजूद ग्रेट एल्डर फेंग फेली एक नाजुक शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना अहंकार निगल लिया, खुद को शांत रहने और निगोशिएट करने के लिए याद दिलाया। लेकिन जब यूनचे ने अपनी चौथी शर्त रेड जेड सिटी को सौंपने का ऐलान किया तो एल्डर की आंखों में गुस्सा भर गया और वो लगभग खून थूकने वाला था। एक देश के लिए अपनी जमीन छोड़ना सबसे बड़ी बेइज्जती थी। फेंग फेली दहाड़ता है, तुम हद से ज्यादा आगे जा रहे हो। युनचे की आवाज गंभीर थी। वो कहता है, हद से ज्यादा? तुम्हारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर ने मेरे ब्लू विंड पर हमला किया, उसके मुकाबले में तो मैं एक संत से भी ज्यादा दयालु हूं। उसने एम्पायर फेंग हेंगकोंग के बुरी तरह से बिगड़े हुए चेहरे पर तंज कसा। वो कहता है, तुम्हारे पास 5 सांस का वक्त है, मान जाओ और तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। न शुक्रे बने रहे तो मैं उसे अभी मार दूंगा। इस डर से कि एम्पायर फट पड़ेगा, फेंग फेली जल्दी से मान गया। वो कहता है, ठीक है, हम चारों शर्तों को मानते हैं। लेकिन युनचे उसकी बात काट देता है, तो ये बहुत अच्छा है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वो जानता था कि उनका अग्रीमेंट झूठा है, सिर्फ प्रिंस को बचाने के लिए वक्त खरीदने की एक चाल है। इसलिए उसने उनका ब्लफ पकड़ लिया। युनचे अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहता है, मैं तुम्हें 10 सांस का वक्त देता हूं। अपनी सेना को पीछे हटने के लिए साउंड ट्रांसमिशन भेजो अभी। आगे वो जारी रखता है, तुम्हारा एम्परर अपना माफीनामा लिखेगा यहीं पर। वो उस पर फीनिक्स सील लगाएगा और सबके सुनने के लिए पढ़ेगा। फिर रेड जेड सिटी को सौंपने का डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए 30 सांस स्टैंप लगाकर मुझे दो। आखिर में 15 मिनट में 20 बिलियन प्रोफाउंड कॉइन्स तैयार करो, एक भी सिक्का कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा प्रिंस जिंदा रहेगा। तुम्हारे पास सौदा करने का कोई हक नहीं है। मैंने जो वक्त दिया है उससे एक सांस भी ज्यादा मत लेना। एल्डर्स के चेहरे पत्थर जैसे हो गए। उनकी चाल पकड़ी गई थी। फेंग हेंगकोंग की आवाज अचानक ठंडी और शांत हो गई। वो कहता है, फेली, इस पर और लफ्ज बर्बाद मत करो। उसने युनचे को नजरअंदाज करते हुए सीधे अपने डरे हुए जिंदगी की भीख मांगते बेटे को देखा। वो कहता है, चेनर, मेरी बात सुनो। तुम हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के प्रिंस हो। हम मर सकते हैं लेकिन हम कभी झुकेंगे नहीं। हम तुम्हें बेकार में मरने नहीं देंगे। हम तुम्हारा बदला लेंगे। उसने अपना फैसला कर लिया था। खून से ऊपर इज्जत। वो चिल्लाता है, सब युनचे को मार दो। एम्परर खुद फीनिक्स फायर के एक पिलर में बदल गया और आसमान की तरफ बढ़ गया। दूसरे एल्डर्स ने भी अपनी फ्लेम जला दी। दर्जनों फ्लेम के कॉलम्स युनचे की तरफ बढ़े। फेंग सीचन चीखता है, रॉयल फादर, मैं मरना नहीं चाहता। तूफान के बीच में फंसा युनचे जोर से हंस पड़ा। वो कहता है, फेंग हेंगकोंग, तुम सोचते हो कि तुम इज्जत के लायक हो। अपने बेटों को तुम मार रहे हो। यह तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है और यह सिर्फ शुरुआत है। फ्लेम के एक समंदर ने आसमान को निगल लिया। उन्होंने युनचे को मारने की उम्मीद में अनजाने में अपने ही प्रिंस को आग के हवाले कर दिया। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। फीनिक्स फ्लेम्स युनचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। उस डेंस भड़कती फ्लेम ने उसे बचने के लिए परफेक्ट कवर दे दिया। उसने आराम से फेंग सीचन को एक तरफ फेंक दिया। प्रिंस, जिसकी पावर सील कर दी गई थी, एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ अपने ही पिता और सेक्ट की फ्लेम में जलकर राख हो गया। इस बीच एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के साथ मिलाकर युनचे फ्लेम के समंदर से सीधा निकल गया। वो एक तीर की तरह ईस्ट की तरफ निकल गया। उसकी मजाक उड़ाती हुई हंसी हैरान खड़ी सेक्ट तक गूंज रही थी। जैसा कि फीनिक्स सेक्ट मास्टर से उम्मीद थी, इंसान की खाल में एक जानवर। सोचा न था कि तुम अपने ही बेटे को मार दोगे। हा। वो फिर से जा चुका था। एल्डर्स हैरान थे। उनका सबसे बड़ा हमला न सिर्फ फेल हो गया था बल्कि उनके ही खिलाफ इस्तेमाल हो गया था। पफाफ्ट! फेंग हेंगकोंग का शरीर लड़खड़ाया और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। वो आखिरकार टूट चुका था। 2 दिन में उसने अपने 2 बेटों को मरते हुए देखा था। एक दुश्मन के हाथों, दूसरा उसके अपने हाथों। उसके बचे हुए बेटों में से एक ने चिंता से पूछा, रॉयल फादर, क्या हमें ग्रैंडफादर को उनके सेक्लूजन से बाहर बुलाना चाहिए? लेकिन फेंग हेंगकोंग ने अपने होंठों से खून पोंछते हुए एक नया इरादा ढूंढ लिया जो सिर्फ नफरत से पैदा हुआ था। वो धीरे से कहता है, वो मेरे बेटों का इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। क्या उसे लगता है कि मैं वही तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकता? उसकी आंखों में कड़वी नफरत भर गई। वो कहता है, युनचे यहां है।
वो ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को नहीं बचा सकता। ब्लू विंड में अभी भी मौजूद सेना को ऑर्डर्स भेजो, पूरी स्पीड से हमला करने का। उन्हें कल सूरज उगने से पहले वहां पहुंचना होगा। चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, बस ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर कब्जा कर लो, सबको मार दो, लेकिन एम्प्रेस कांग युए को जिंदा छोड़ देना। एल्डर्स को एक डार्क सच समझ में आया। वो युनचे को नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन वो उसकी कमजोरी को पकड़ सकते थे। उसकी पत्नी एम्प्रेस कांग युए। फंग फेली नफरत से कहता है, सेक्ट मास्टर वाकई में समझदार हैं। चलो ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर कब्जा करें और एम्प्रेस कांग युए को पकड़ लें। उसके बाद देखते हैं कि युनचे अब भी इतना घमंडी रह पाता है या नहीं। जैसे जैसे युनचे का आतंक बढ़ता जा रहा था, ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के साए में जीजी इस पूरे हंगामे को देख रहा था। जब खबर आई कि एक और प्रिंस मारा गया है, तो जीजी हैरान रह गया। युनचे की नफरत हद से पार थी, फिर भी उसने बेवजह खून खराबा नहीं किया था। उसने सिर्फ 10 लोग मारे थे। हैरान होकर जीजी पूछता है कि युनचे ने नई शर्तें क्या रखी हैं। जब उसने वो 4 असंभव कठोर शर्तें सुनी, तो आखिरकार उसे सब समझ आ गया। वो बुदबुदाता है, ओह तो ये बात है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर आ गया। वो सोचता है, वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा है, वो धीरे धीरे उनके विश्वास, उनकी इज्जत को कुचल रहा है, उनकी दुनिया को एक भयावह सपने में बदल रहा है। जीजी के लिए यह साफ था, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ने एक असली डीमन को छेड़ दिया था। जीजी के नेटवर्क ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट एक जाल तैयार कर रही थी, एक बहुत बड़ा फीनिक्स सीलिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन, जिसे 10 एल्डर्स बना रहे थे। यह खासतौर पर युनचे की फीनिक्स बेस्ड पावर को बेकार करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें उसकी गॉड जैसी स्पीड भी शामिल थी। अगर वो इसमें फंस गया तो वो एक बेबस बकरे जैसा हो जाएगा। एम्परर फेंग हैंगकांग ने अपना दांव चल दिया था। उसने 2 सेनाएं, कुल 4 लाख सैनिक ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर बिजली की रफ्तार से हमला करने के लिए भेज दी थीं। उनका मकसद था एम्प्रेस कांग युए को पकड़ डरना और उसे बंधक बनाना। जीजी ठंडी सांस लेते हुए कहता है, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वो अपने आदमी को एक प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन लाने का आदेश देता है। वो कहता है, युनचे कल जरूर आएगा, मैं चाहता हूं कि सब कुछ रिकॉर्ड हो। दूसरी तरफ सुबह होते ही ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की शांति चेतावनी के सायरन से टूट गई। 2 विशाल सेनाएं तेजी से ईस्ट और वेस्ट से आ रही थीं। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।